हेलो एंड मोस्ट वेलकम। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एक्सरे प्रोडक्शन। ये पेपर फर्स्ट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ रेडियोलॉजी में हम लोग को पढ़ने को है। सबसे पहले एक्सरे का डिस्कवरी कैसे हुआ वो देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरे का प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज़, फिर एक्सरेज के स्पेक्ट्रम के बारे में भी जानेंगे। ठीक, तो एक्सरे का डिस्कवरी 1895 में एक जर्मन फिजिसिस्ट द्वारा किया गया था जिनका नाम था विलियम रोएंटजेन। आप यहाँ पे उनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो उस वक्त वे स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट कंडक्शन थ्रू अ गैस एट ए लो प्रेशर इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक, फर्स्ट टाइम एक्सरे का प्रोडक्शन इसी ट्यूब से हुआ था। तो ये एक सिंपल सा ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, जहाँ पे दो इलेक्ट्रोड को रखा गया है, फिक्स किया गया है, और इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में काफ़ी हाई पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया गया है। ठीक, जब इन हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाले इस स्पेस में यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को रखा गया तो ये काफ़ी फास्ट मूव किया और इस एनोड से टक्कर किया। टक्कर होने के बाद यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज प्रोड्यूस हो रहे थे जिनको उन्होंने एक्सरेज का नाम दिया। एक्सरेज का नाम उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उनके ये इस रेज के नेचर के बारे में उनको पता नहीं था कि इस रेज का क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या नेचर है। डेट्स वाई कॉल्ड दिस रेज एज एक्सरे। एक्सरेज के लिए उनको 1901 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ये फर्स्ट नोबेल प्राइज़ था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि आखिर एक्सरे प्रोड्यूस हुआ कैसे। ठीक, तो ये कुछ नहीं, बस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी था। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ एक्सरेज एंड हीट एनर्जी में। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि आखिर एनर्जी का कन्वर्जन कैसे हुआ। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन करना है काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे कैथोड और एनोड के बीच में काफ़ी हाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग ले रहे हैं 70 किलो वोल्ट का अगर हम लोग लेते हैं, ठीक, इस 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल वाले स्पेस में यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल, सपोज एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी आएगा वो एनर्जी होगा भी गुने क्यू। भी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू इक्वल टू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये जो एनर्जी है ये एनर्जी कन्वर्ट होगा अपने काइनेटिक एनर्जी में ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इसका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वो घट जाएगा और काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगा। ठीक, अब इस काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्सन हम लोग को देखना है कि रेडिएशन और हीट में कैसे होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आखिर ये इंटरेक्ट किससे कर रहा है। एटम के अंदर, एनोड के अंदर वो किस चीज़ से इंटरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे चार तरह का इंटरेक्शन हो सकता है। पहला इंटरेक्शन हो सकता है कि आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ वो टक्कर करे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, या फिर वो इनर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से टक्कर करे, या फिर न्यूक्लियस से टक्कर करे, या न्यूक्लियर फील्ड को क्रॉस कर जाए। ठीक, तो यहाँ पे चार तरह का इंटरेक्शन है। तो ये जो पहला टाइप का इंटरेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। ये 99% इस टाइप का इंटरेक्शन होता है और ये प्रोड्यूस करता है हीट अगर इस टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है तो। बाकी का जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टाइप ऑफ इंटरेक्शन है ये एक्सरे प्रोड्यूस करता है। एक्सरे टू टाइप का होता है। पहला तो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा या एक्सरे प्रोड्यूस करेगा, या ब्रिम्स्टहलंग एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। ठीक, अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि आखिर काइनेटिक एनर्जी एक्सरेज में या हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए पहले आप ये समझ लीजिए कि हर ऑर्बिट का एक ऑर्बिटल एनर्जी क्या होता है एक एटम के अंदर में, और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये थोड़ा आप समझ लीजिए आप। ठीक, तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोग को ये पता है कि हर ऑर्बिट वाले एक इलेक्ट्रॉन का एक अपना यूनिक एनर्जी होता है। ठीक, आप इस इलेक्ट्रॉन पे देखिएगा तो इसका एक अपना एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन पे देखिएगा तो इसका एक अपना एनर्जी है, इस पे देखिएगा तो अपना एनर्जी है। तो इस एनर्जी को पता करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, E इक्वल टू -mz² e⁴ डिवाइडेड बाय 8ε0h² ठीक, यहाँ पे जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, यहाँ पे n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है। ये E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
तो जब हम लोग कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं तो हम लोग के पास एक वैल्यू आता है, कांस्टेंट वैल्यू 13.6 माइनस 13.6। ठीक, तो यहाँ से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर टंगस्टन एटम है उसका एनर्जी निकालना, फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। जेड का वैल्यू एटॉमिक नंबर होता है, टंगस्टन का 74, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, आपको फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर निकालना, तो यहाँ पे n का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलने जा रहा है -74.473 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग को इस l ऑर्बिट पे, ये k ऑर्बिट है, ठीक, ये l ऑर्बिट है, ये m ऑर्बिट है। ठीक, तो k ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का हमको निकालना है, एनर्जी कितना होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे, ये तो जेड तो कांस्टेंट ही है, 74 है टंगस्टन के लिए। ठीक, हमको ये दूसरे अथी ऑर्बिट पे निकालना, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक, तो इस वैल्यू को हम लोग डिवाइड दे देंगे 4 से, तो हम लोग को ये वैल्यू निकल जाएगा -18.618 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से हम लोग थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बस एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो हायर ऑर्बिट की तरफ भागेगा, एटम से दूर भागने का कोशिश करता है। बस हमको यही कंसेप्ट लेके चलना है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से टक्कर कर रहा है तो आखिर होगा क्या। जब यहाँ से टक्कर करेगा तो ये अपना काइनेटिक एनर्जी कुछ इसको देगा, एनर्जी गेन करने के बाद ये अपने ऑर्बिट से बाहर जाएगा, एटम से बाहर जाएगा। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया इसको हम लोग सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से भी टक्कर करेगा। ठीक, जब टक्कर करेगा तो इसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होता है कि इसको ये बाहर निकाल दे अपने ऑर्बिट से। तो ये करेगा क्या, ये बस इस इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट करा के छोड़ देगा। थोड़ा सा एनर्जी गेन किया, ये थोड़ा सा अपने एटम से दूर गया, हायर एक्साइटेड स्टेट पे गया, और जब ये इलेक्ट्रॉन फिर अपने ग्राउंड स्टेट पे जाएगा तो जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया था वो रेडिएट करेगा। ये एनर्जी जो रेडिएट करता है वो हीट के फॉर्म में रेडिएट करता है। ठीक, इसी तरह से ये जो आ रहा था, अगर इसके पास भी कुछ अगर अपना एक काइनेटिक एनर्जी है तो वो अपना पाथ को कंटिन्यू करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा, सेम यही चीज़ करेगा, ये अपना एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा, रेडिएशन इमिट करेगा, हीट रेडिएशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप के इंटरेक्शन से हम लोग का हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक, और ये इस टाइप का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, 99% होता है, तो सबसे ज़्यादा हीट हम लोग का प्रोड्यूस होगा। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर इंटरेक्शन हो रहा है इनर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ, तब वहाँ पे हम लोग का कैसे एनर्जी कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया, काइनेटिक एनर्जी इसको दिया, एनर्जी लेने के बाद ये एटम को छोड़ के बाहर निकल गया, एटम को आयोनाइज कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे जो हायर स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना कुछ एनर्जी इमिट करेगा, इमिट करके ये वैकेंसी को फिल करेगा। ठीक, तो ये जो इमिट कर रहा है रेडिएशन, ठीक, ये रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा एक्सरेज। ठीक, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर न्यूक्लियस से इंटरेक्ट कर रहा है या न्यूक्लियर फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा कि अगर न्यूक्लियस से ही टक्कर करेगा तो अपना ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी लॉस कर जाएगा, उसका पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा रेडिएशन में। मैक्सिमम रेडिएशन वाला एनर्जी वाला हम लोग को फोटोन मिलने जा रहा। यहाँ पे अगर न्यूक्लियर फील्ड से थोड़ा सा दूर से क्रॉस कर रहा है, ठीक, न्यूक्लियर फील्ड के इंट्रैक्शन में आया, ठीक, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो घटेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका वेलोसिटी घटेगा। ठीक है, और जितना एनर्जी इसका घटेगा वो एनर्जी में रेडिएट होगा। ठीक, तो ये डिपेंड करता है कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितने दूर से क्रॉस कर रहा है। ज़्यादा दूर रहेगा कम एनर्जी वाला फोटोन निकलेगा, न्यूक्लियस से ही जाके टक्कर कर जाए मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन निकलेगा। ठीक, तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि हम लोग का जो रेडिएशन आएगा वो कैसा रेडिएशन आएगा। तो इस टाइप का रेडिएशन भी हम लोग का एक्सरे प्रोड्यूस करता है। ठीक, एक्सरे प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। स्पेक्ट्रम क्या,
तो स्पेक्ट्रम के लिए सबसे सिंपल सा चीज़ है कि आप लाइट स्पेक्ट्रम को देख लीजिए कि लाइट स्पेक्ट्रम क्या होता है कि यहाँ से एक लाइट आया, वाइट लाइट आया, प्रिज्म को क्रॉस करता है तो वो 7 डिफरेंट कलर हम लोग को देने जा रहा है, 7 डिफरेंट कलर का लाइट हम लोग को देने जा रहा है। ये 7 डिफरेंट कलर हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है 7 डिफरेंट एनर्जीज ऑफ फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अलग अलग तरह का फोटोन का एनर्जी वाला हम लोग को मिलने जा रहा है। उसी तरह से हम लोग के पास एक्सरे स्पेक्ट्रम आता है। एक्सरे स्पेक्ट्रम ब्रिमस्टहलंग स्पेक्ट्रम होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है। ब्रिमस्टहलंग स्पेक्ट्रम में सेम लाइट की तरह ही होता है कि यहाँ पे हम लोग को एक मिक्सचर मिलता है डिफरेंट एनर्जी ऑफ फोटोन का। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिमस्टहलंग रेडिएशन प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फील्ड के इंटरेक्शन में आए या न्यूक्लियस से टक्कर करे। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सीरीज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन हम लोग को मिलने जा रहा है। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कोई न्यूक्लियस से टक्कर कर रहा है, कोई उसके थोड़ा सा दूर से क्रॉस कर रहा है, कोई बहुत दूर से क्रॉस कर रहा है, ठीक, कोई बीच से क्रॉस कर रहा है न्यूक्लियर फील्ड से। ठीक, तो यहाँ पे एक एनर्जी का एक सीक्वेंस है, कंटिन्यूअस फॉर्म में। यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी धीरे धीरे घट रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है वैसे वैसे। तो कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ एनर्जी का हम लोग को फोटोन मिलता है। ठीक है, लेकिन कैरेक्टर ये इस टाइप के यहाँ पे हम लोग को मिलने जा रहा है। तो यही है हम लोग का ब्रिमस्टहलंग रेडिएशन में हम लोग को उसमें अलग अलग तरह का हम लोग को एनर्जी वाला फोटोन मिलता है। और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम में यही होता है कि यहाँ पे जो एनर्जी मिलता है वो ऑर्बिटल ट्रांजिशन के कारण मिलता है। ठीक है, आप मान लीजिए मेरे पास एक टंगस्टन का एटम है। ठीक, मेरे पास एक टंगस्टन का एटम है, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया, एनर्जी एब्जॉर्ब, काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये बाहर निकल गया है। बाहर निकलने के बाद ये जो हायर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो सोचेगा वैकेंसी को फिल करने के लिए जो हम लोग को एनर्जी मिलेगा रेडिएशन में, ऐसा जब होगा तो हम लोग को जो रेडिएशन मिलेगा, ठीक, वो रेडिएशन मिलेगा EL माइनस EK। EL जो होता है वो एनर्जी ऑफ L ऑर्बिट का है और EK जो है एनर्जी ऑफ K ऑर्बिट का। तो हम लोग को एक स्पेसिफिक यूनिट, स्पेसिफिक एनर्जी वाला फोटोन मिलने जा रहा है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे जो मिलने जा रहा है हम लोग को फोटोन वो 55.855 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिलने जा रहा है। ठीक, जब यहाँ से जंप करेगा यहाँ पे तो ये जो एनर्जी गैप है उस एनर्जी गैप वाला हम लोग को फोटोन का एनर्जी मिलने जा रहा है। तो यही होता है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन में हम लोग को मिलने जा रहा है स्पेसिफिक एनर्जी का फोटोन वाला मिलने जा रहा है। ठीक, ये ऑर्बिटल ट्रांजिशन के कारण होता है। तो एक्सरे स्पेक्ट्रम भी हम लोग ने देख लिया। अब ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे एनर्जी बढ़ रहा है वैसे शुरुआत में तो हम लोग का इंटेंसिटी बढ़ता है लेकिन बाद में धीरे धीरे इंटेंसिटी घट जाता है। ऐसा इसलिए होता है जब एनर्जी बढ़ता है, फोटोन का एनर्जी तब बढ़ता है जब न्यूक्लियस के साथ उसका इंटरेक्शन हो। यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस से टक्कर हो रहा होगा, तो न्यूक्लियस से बहुत कम टक्कर होता है इसीलिए यहाँ पे इंटेंसिटी कम है। यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है, यानी कि आउटर ऑर्बिटल से टकरा रहा था। आप ऐसे भी देख लीजिए 99% इंटरेक्शन इसी टाइप का होता है, इसीलिए यहाँ पे इंटरेक्शन, यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ये दिखा रहा है कि इस एनर्जी पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो टक्कर कर रहा होगा इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे या रेडिएशन हम लोग को मिल रहा है। ठीक, एक्सरेज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी तक जो हम बात किए थे वो एनर्जी के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में बात किए थे, लेकिन इसको हम लोग वेव के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। और उसको अगर निकालना है तो यहाँ पे SC/λ इक्वल टू फोटोन एनर्जी से इक्वेट कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। ठीक, तो जो वेवलेंथ होता है एक्सरे का वो होता है 0.1 से लेकर 10 नैनोमीटर के रेंज में होता है। ठीक, एक्सरे फ्लोरेसेंस भी प्रोड्यूस कर सकता है ऑन द मटेरियल लाइक द फॉस्फोर। फॉस्फोर क्या है? फॉस्फोर एक इनऑर्गेनिक क्रिस्टल होता है जो कि कॉमनली यूज जो फॉस्फोर होता है वो कैल्शियम टंगस्टेट होता है या जिंक कैडमियम सल्फाइड होता है। एक्सरे ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, इसका वेलोसिटी इक्वल होता है लाइट के बराबर। ठीक,
इन्फ्लुएंस नहीं होता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में इन्फ्लुएंस इसलिए नहीं होता क्योंकि फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक। जब चार्ज नहीं है तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड में ना तो अट्रैक्ट होगा ना तो रिपेल होगा। और जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो फोटोन पे तो चार्ज है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा ना तो वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में ना तो अट्रैक्ट होगा ना ही रिपेल होगा, ठीक। और इसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है एक्सरेज का। ये आयोनाइजेशन भी कर सकता है, केमिकल चेंजेस भी कर सकता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट में सेल को डैमेज या सेल को किल भी कर सकता है। थैंक यू वेरी मच आज का लेक्चर सुनने के लिए।